गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर हम लोगों को आप रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स के बारे में बताइए ताकि इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट्स एग्ज़ाम में जो आ सकता है उसकी हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। बहुत अच्छा टॉपिक आज आप डिस्कस कर रहे हो। हम इस बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं यस सर। कि कौन सा इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है, कौन सा नेशनल हाईवे किन स्टेट्स को जोड़ती है, कौन सा नेशनल हाईवे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, कौन सा नेशनल हाईवे बिजीएस्ट रूट बन जाता है, कौन सा एयरपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पोर्ट इम्पॉर्टेंट है। पोर्ट यानी कि जो समंदर के किनारे, जो सागर के किनारे, जो ओशियानिक जो वाटर बॉडीज़ होती हैं यस उनके सर। किनारे जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं, वो सामान ढोने के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, आयरन ओर के लिए, बहुत सारी जो माल की ढुलाई होती है, जो फ्रेट कैरियर्स होते हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूट बन जाता है वाटर वेज यानी कि पोर्ट्स। ठीक है। और पाइपलाइन भी होती है। जैसे हम लोगों ने अभी तक रोड देखा, रेलवे देखा, एयरपोर्ट देखा, पोर्ट देखा, लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि पाइपलाइन भी एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। लेकिन पाइपलाइन से हम और आप ट्रेवल नहीं करते हैं। पाइपलाइन से नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल, क्रूड ऑयल, ये सब कुछ ट्रेवल करता है। यानी कि जैसे आसाम से कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट या नेचुरल गैस आना हुआ, किसी जगह पे फर्टिलाइजर्स के प्लांट तक पहुंचाना हुआ, यस तो सर। पाइपलाइन से ही होके वो चीज़ें आती हैं। ठीक है। यस तो सर। सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं और वीडियो बहुत ही छोटा बनाएंगे लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा जानकारी से भरा हुआ, ताकि एग्ज़ाम्स के लिए सब कुछ कवर भी हो जाए और बहुत सारी जो है जानकारी भी लोगों को मिल जाए। ओके तो सर। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी कंट्री में अगर हम रोड्स को देख लें तो पहले रोड्स की बात कर लेते हैं। देखिए रोड्स जो है सबसे ज़्यादा आसानी से हमारी लाइफ में इन्वॉल्व है। जैसे देखिए रोड हमारे घर के बाहर से निकलने से ही जुड़ जाता है। जैसे स्ट्रीट रोड हो गया, है यस ना। सर। स्ट्रीट रोड क्या करता है, आपको किसी अर्बन रोड में जोड़ देता है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रोड होती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रोड किसी डिस्ट्रिक्ट रोड में जोड़ देता है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है, जिले से जिले को जोड़ती है। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करता है, आपको स्टेट हाईवे तक ले चला जाता है। स्टेट हाईवे क्या करेगा, स्टेट हाईवे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आपको जोड़ देता है। स्टेट हाईवे क्या करता है, नेशनल हाईवे में आपको ले जाता है। नेशनल हाईवे क्या करता है, एक स्टेट से दो स्टेट, तीन स्टेट, चार स्टेट, कई स्टेट्स को जोड़ती है। तो रोड्स को नेशनल हाईवे के बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोड्स का जो प्रोजेक्ट बनाया है इंडिया में, उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज कहा जाता है। अब जैसे कोई एक सुपर हाईवे हमारे देश की 4 शहरों को जोड़ दे, मुंबई को, दिल्ली को, कलकत्ता को, चेन्नई को, तो उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज कहा जाता है। तो ऐसी सड़क की समस्याएं जो हम लोगों के यहाँ पहले थी, उनको जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने ये योजना पे काम किया और सुपर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज का निर्माण कराया, जो कि हमारे 4 महानगरों को जोड़ती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, रोड्स का फ़ायदा क्या होता है। देखिए रोड्स से ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है। भाई आपको कोई सामान कहीं से कहीं पहुंचाना है, रोड अच्छे हैं तो सामान पहुंचने में देरी कम लगेगा, है ना। यस सर। आसानी से पहुंचेगा। मार्केट तक सामान कौन पहुंचाता है, व्यापारी पहुंचाता है, तो उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना आसान हो जाएगा। अगर वो प्रॉफिट करेगा तो टैक्स किसको चुकाएगा, गवर्नमेंट को चुकाएगा, तो गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर रोड्स अच्छे हैं और ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम अच्छा है तो कार्य अच्छे से हो पाएगा आसानी से, और देश की प्रगति में रोड्स जो है अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे। तो रोड्स में देखो 2 चीज़ें याद रखनी है। नेशनल हाईवे को NHAI बनवाता है और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रोड्स होते हैं उसको नगर निगम, आप लोगों ने सुना ही होगा, बनवाता है। बॉर्डर रोड्स जो होते हैं, जो हमारे देश के बॉर्डर के किनारों पे बनाए गए हैं, उन रोड्स को BLO बनाता है और BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और हम अगर रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए जानना, कि रेलवेज़ में कौन से जो है ऐसे ट्रेन्स का व्यवस्था है हमारे देश में, कौन से ऐसे
रेलवे के जंक्शंस हैं, जैसे हमारे इंडिया में जैसे वाराणसी जंक्शन आपका हो गया, वैसे मध्य प्रदेश में एक इटारसी जंक्शन है। वहाँ से बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है ट्रेन्स वहाँ से होकर के गुजरती हैं, वो एक सेंटर पॉइंट हम मान सकते हैं। एक आपका गोरखपुर का एरिया हो गया, गोरखपुर का एरिया जो है वो भी बहुत बड़ा और वाइडर माना जाता है जंक्शंस के मामले में। यस सर। ठीक है, तो रेलवेज के नेटवर्क के बारे में आपको जानना जरूरी है कि रेलवेज क्या करता है। देखो, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और कंपनियां चलती हैं तो रेलवेज माल की ढुलाई के लिए यानी कि गुड्स कैरियर के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए आप एक ट्रक से कितना सामान भेज पाओगे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन रेलवे क्या करता है, एक ही ट्रेन से कितने सारे टन्स में आपका कोयला हो गया, आयरन ओर हो गया, कोई सामान हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया या आयरन की रॉड्स हो गई, कंपनियों के ट्रक्स और कार्स सब कुछ लोड करके उसमें एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। रेलवेज से ही देखिए नए ट्रेन के बनने वाले इंजन्स, कंपार्टमेंट, बोगीज सब कुछ लोड करके भेज दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो रेलवेज जो है सामान ढोने के साथ साथ पर डे के हिसाब से अगर आप काउंट करोगे तो इंडिया में करोड़ों की संख्या में पैसेंजर्स जो है ट्रेन से यात्रा करते हैं। अब आप एक कार को अगर वाराणसी से लेके निकले मुंबई तो आपका कितना कॉस्ट गया, आप 2-4 लोग जाओगे ट्रेवल करके, लेकिन Yes, sir. आपका 50,000 के ऊपर कॉस्ट आ जाएगा वहाँ वाराणसी से मुंबई जाने का कार से बाय रोड। Yes, sir. लेकिन अगर आप ट्रेन में टिकट ले लिए 2,000 रुपये का और आप मुंबई पहुँच गए तो कॉस्ट कटिंग भी है ट्रेन, सुविधाजनक भी है ट्रेन, और ट्रेवल करने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए ट्रेन जो है एक सबसे बढ़िया इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट का मीडियम है आम आदमी के लिए भी, और सामान ढोने का मैंने जैसा बताया वो भी एक अच्छा मीडियम है। फिर तीसरा हमें पढ़ना होता है एयरपोर्ट्स के बारे में। एयरपोर्ट में जैसे मुंबई का एयरपोर्ट हो गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो एयरपोर्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। एयरपोर्ट क्या है भाई, जैसे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट हो गया मुंबई का, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के आने जाने का एक अच्छा जगह है। फिर आप दूसरा कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बना है एयरपोर्ट, उसके बारे में आप पढ़िए, स्टडी करिए। अपने वाराणसी शहर में लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से एयरपोर्ट बना हुआ है। Yes, sir. अमृतसर में राजा सांसी एयरपोर्ट है जो राजा साहब के नाम पे रखा गया है। इसी तरीके से दिल्ली में इंदिरा गांधी जी के नाम पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं और उनके नाम से दिल्ली में जो है एयरपोर्ट बना हुआ है। इसी तरीके से आपको जब इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जो हैं इंडिया में जहाँ से फ़्लाइट्स लोग लेते हैं और जाते हैं दूसरी जगहों पे, अब उन सभी एयरपोर्ट्स के नेम आपको याद होने चाहिए। चेन्नई एयरपोर्ट भी आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको भी दिमाग में रखना है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो एयरपोर्ट है वो कश्मीर लद्दाख के एरिया में भी बनाया गया है, तो उसको भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। और अगर बिज़ीएस्ट शेड्यूल के बारे में अगर देखोगे तो मुंबई का एयरपोर्ट जो है सबसे बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट में माना जाता है। रेलवे नेटवर्क के बारे में मैं आपको बताया, रोड्स के बारे में बताया कि हाईवे क्या है, सुपर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे क्या है, और कौन से हाईवेज़ जो है बहुत ज़्यादा बिजी रूट में माने जाते हैं। जैसे आप दिल्ली टू मुंबई का जो हाईवे है नेशनल हाईवे, वो Yes, sir. बिजीएस्ट रूट माना जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रेवल जो है क्राउड रहता है। हम वाराणसी से जो हाईवे गुजर रहा है इसको जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसको स्टार्टिंग में शेरशाह सूरी ने बनवाया था और ये कलकत्ता से लेके पेशावर तक, क्योंकि तब तो पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक इन्होंने ये रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। Yes, जो sir. कि आज जो है कई तरह के फेज से बढ़ते बढ़ते कई लेन में बैठ गया है और इसकी डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दी गई है। फिर हम बात करते हैं भाई कि जैसे मैंने आपको रोड्स में क्या क्या बताया, बॉर्डर रोड बताया, अदर रोड यानी स्टेट रोड हो गया, निगम रोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, सुपर हाईवेज हो गए जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। ये 4 नगरों को जोड़ती है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो ये 6 लेन की सुपर हाईवे मानी जाती है और इसका जो डिस्टेंस अगर ध्यान दीजिएगा कौन कौन से एरिया को कवर करती है, ये नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर को कवर करती है। और इसमें जो कुछ एरियाज़ आते हैं जैसे कि आपका श्रीनगर, कन्याकुमारी साउथ में, नॉर्थ में श्रीनगर, Yes, कश्मीर sir. वाला एरिया जो है, Yes, sir. तो इसको कौन बनाता है, कौन इसका देख रेख करता है, इसको NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये मेंटेन करती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी होगा इस बारे में।
तो ये अब देखिए इंडिया के नक्शे को अगर आप देखोगे तो जैसे दिल्ली हमारे यहाँ पड़ गया इधर नॉर्थ के और थोड़ा सा वेस्ट के साइड में, फिर एकदम नॉर्थ में आपका श्रीनगर वाला एरिया आ गया कश्मीर का, एकदम उत्तर में हमारे टॉप पे इंडिया के मस्तक की तरफ, और लास्ट में एकदम देखिए तो साउथ में कन्याकुमारी आ गया, इधर कोलकाता आ गया, चेन्नई का शहर भी जोड़ दिया, इधर मुंबई गुजरात का कुछ अहमदाबाद वगैरह जोड़ते हुए चला गया। तो कितना अच्छा ये सुपर हाईवे का कॉन्सेप्ट है कि इंडिया के मेन शहरों को चारों दिशाओं से जोड़ दे रहा है, इसीलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। नेशनल हाईवे में देखिए जो नंबर 1 है वो है दिल्ली से अमृतसर का नेशनल हाईवे। ठीक है, यस। दूसरा है आपका नेशनल हाईवे 2 जो कि दिल्ली से लेकर के वेस्ट बंगाल तक जाता है। फिर नेशनल हाईवे 3 है जो उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक जोड़ देती है। ठीक है, स्टेट हाईवे में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टेट हाईवे का SPWD यानी कि स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इस रोड को बनाता है। डिस्ट्रिक्ट रोड को कौन बनाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जिला परिषद के तरफ से मेंटेन किया जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहरों के अंदर के रोड्स को बनाता है। स्ट्रीट रोड यानी कि जो गलियों के सड़क होते हैं उनको जो है, जैसे आप लोगों के यहाँ क्या नाम है, वार्ड मेंबर्स होते हैं, जिला के चुनाव जीतने वाले जिला पंचायत सदस्य होते हैं, उन लोगों के मेंटेनेंस का जिम्मेदारी होता है। बॉर्डर रोड मैंने जैसा कि बताया कि BRO बनाता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये BRO बनाया गया था इंडिया में 1960 में यानी 1960 में। ठीक है, यस सर। रोड्स जो है ना वो 2 तरह के बनाए जा रहे हैं आज के समय में। जैसे एक ऑल वेदर रोड बनाया जाता है जो कि सीमेंट और कंक्रीट से मिला के बनाया जाता है। एक जो है आप लोगों ने देखा होगा चारकोल का रोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच रोड या डामर रोड बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो डामर रोड ना थोड़ा सा रेन को, पानी को जो है मैनेज करने में मुश्किल आता है उसमें, लेकिन सीमेंट की जो रोड होती हैं वो बारिश में भी अच्छी रहती हैं। लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, धूप में बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत गर्म होता है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है आजकल, पार्टिकल्स, रबर के पार्टिकल्स, कुछ जो है केमिकल बेस्ड चीज़ें मिला करके उस रोड को बनाया जाता है ताकि वो हीट को भी एब्जॉर्ब कर सके। रेलवेज में जैसा कि मैंने बताया था कि पब्लिक सेक्टर का ये अंडरटेकिंग है, लार्जेस्ट क्राउड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। हमारे इंडिया में जो पहला रेलवे चला था वो 1853 में चला था और 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता था। ये मुंबई में चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, मुंबई से थाने डिस्ट्रिक्ट है, इस समय थाने बोलते हैं सर, तो वो एरिया कवर करता है। अगर रेलवेज को सबसे फेवरेबल जगह कौन सी मानी जाती है, ऐसी जगह जहाँ पहाड़ के एरियाज कम होते हैं, हिली एरियाज कम होते हैं, वहाँ रेलवे के ट्रैक बनाने आसान होते हैं। लेकिन जो हिली एरिया होता है, माउंटेन एरिया होता है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं रेलवे के नेटवर्क को बनाने में। तो वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोड बना देना और एयरपोर्ट की अच्छी व्यवस्था कर देना। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है इंडिया में, तो उसमें रेलवेज का नेटवर्क बहुत कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हिली एरियाज हैं, जंगल, माउंटेन, पहाड़, झील, झरने, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। सैंडी जो एरिया है, जैसे कि जहाँ बहुत ज़्यादा बालू का जगह है, बहुत ज़्यादा रेतीला जगह है, तो वहाँ पे भी रेलवे नेटवर्क को बनाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसका एग्जांपल आप लोगों को मैं समझा दूँ, जैसे राजस्थान का एरिया है या गुजरात का कुछ एरिया है या मध्य प्रदेश के कुछ फॉरेस्ट और हिली एरियाज़ हैं, तो ऐसे एरिया में रेलवे नेटवर्क को बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। तो रेलवेज में सबसे ज़्यादा जो मेजरमेंट की बात आती है तो मीटर गेज में उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड गेज जो होता है वो 4 फीट 8 इंच का होता है। ठीक है, यस। ओके। पाइपलाइन की हम आपको बात बता रहे थे, जैसे नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें का एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवलिंग करती हैं तो उसका मीडियम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है पाइपलाइन होता है। क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने का काम करता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है वो है HVJ, हजीरा, विजयनगर और जे से है जगदीशपुर। ठीक है, yes, हजीरा गुजरात का एरिया है,
वहाँ से जो पाइपलाइन जगदीशपुर तक जा रही है, यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर के पास तक, तो ये क्या करती है, इम्पॉर्टेंट नेचुरल गैस जो है फर्टिलाइजर की कंपनियों को और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती है। तो ये पाइपलाइन इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है, जिसको सबको याद रखना चाहिए। एक पाइपलाइन आती है कच्चा तेल लेकर, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल डीजल जो बनाया जाता है, वो आसाम से चलता है, कानपुर तक आता है। ठीक है, इसको उत्तर प्रदेश यानी कि कानपुर और आसाम स्टेट तक के लिए शायद बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो पाइपलाइन में मैंने जैसा बताया कि आसाम से कानपुर की पाइपलाइन और HVJ यानी कि हजीरा, विजयनगर और जगदीशपुर यानी गुजरात से हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक जो पाइपलाइन होकर आ रही मध्य प्रदेश के विजयनगर से होते हुए, तो इस पाइपलाइन के माध्यम से बहुत सारे नेचुरल गैस की सप्लाई जो है वो फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियों के पास तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए कि इंडस्ट्री तक गैस, नेचुरल गैस की सप्लाई हो, क्रूड ऑयल की सप्लाई हो, तो इसके लिए पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ती है। पाइपलाइन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो है वाटरवेज। आप लोग नदियों में नाव पे तो बैठे ही होंगे, है कि नहीं? यस सर। तो नाव जो है जब बड़े सेगमेंट का रूप ले लेती है और वो देश के इनलैंड वाटर सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, जैसे नदियों के ऊपर चलने वाला जो वाटर सिस्टम यूज़ किया जाता है, न कि समंदर और पोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे इंपॉर्टेंट जैसे हमारे गंगा नदी में भी गंगा मैया जो हमारी हैं, इनके ऊपर जो वाटरवेज बनाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद हमारा प्रयागराज जो अब जाना जाता है नाम से, वो हल्दिया एक एरिया है कलकत्ता का, जो कि हल्दिया पोर्ट है, वो मिला देता है आपके वेस्ट बंगाल के पोर्ट के किनारे जो बनाया गया है हमारे बे ऑफ बंगाल में, वहाँ। तो ये 1620 किलोमीटर का है, यानी कि 1620 किलोमीटर्स का लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है ये नदी के ऊपर बनाया गया वाटरवे। तो ये नंबर 1 वाटरवे है अपने इंडिया का, नेशनल वाटरवे। ठीक है। यस सर। दूसरा बड़ा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और ये है सदिया से धुबरी तक, और ये 891 किलोमीटर का है, मतलब 891 किलोमीटर का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वाटरवे है, जो हमारे देश के अंदर जो है अच्छा ट्रांसपोर्ट का मीडियम है लोगों के आने जाने का, सामान पहुंचाने का। ठीक है। यस सर। तीसरा आपका वाटरवे है केरला के अंदर जो है 205 किलोमीटर का, जो कि कोट्टापुरमा से आपका चंपाकारा करके एक नहर है वहाँ तक ले जाती है। फिर उसके बाद गोदावरी कृष्णा पे है, काकीनाडा पुडुचेरी में है। ये सब जो नहर की तरह एक शेप दे दिया गया, उसमें पानी के जहाज चलाए जाते हैं। तो ये जो है कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट जो है वाटरवेज हैं, यानी कि पानी के मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यस। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी कंट्री का टोटल व्यापार होता है उसमें 95% जो हमारा व्यापार है वो पानी के माध्यम से, पानी के रास्ते से होता है, चाहे वो समंदर के पोर्ट ले लीजिए, चाहे नदियों के जो है वाटरवेज ले लीजिए। ओके। तो Yes. अगर हम वाटरवेज में पोर्ट की डिस्कशन करें तो हमारे देश को पानी से घेरे हुए 7,500 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है। Yes. यानी अगर हम गुजरात के एरिया से इधर घूमते हुए, चेन्नई की तरफ से घूमते हुए वेस्ट बंगाल तक चले जाएं, तो ये पानी का जो किनारा है, इधर तो अरबियन सी हो गया, अरबियन सी से होते हुए बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन तक हमारा ये 7,500 किलोमीटर का लगभग कोस्टल एरिया है, यानी समंदर का किनारा। अब सोचिए जिस देश में 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ देश हो, तो वहाँ सामान के लाने ले जाने का, पोर्ट का जो सिस्टम होगा, जाहिर सी बात होगा कि वो बहुत सक्सेसफुल होगा। तो 95% हमारा जो व्यापार है सामान के ले जाने, ले आने का, या इंसानों के आने जाने का बाहर के देशों में, तो पानी के जहाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम अपने पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेजर सी पोर्ट कौन कौन से हैं हमारे इंडिया में। और स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 12 ऐसे मेजर पोर्ट्स हैं, 12 अपने देश में, शहरों के किनारों पर बसे हुए। तो वहाँ से बहुत बड़े इंपॉर्टेंट जो है ट्रेड्स और व्यापार होते हैं। ठीक है। तो मुंबई का जो पोर्ट है हमारे यहाँ वो बिगेस्ट है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से रखा गया है ये पोर्ट का नाम। ठीक है। यस सर। एक है कांडला जो कि गुजरात में पोर्ट है, ये भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। और ये पहले जब हम लोगों का बंटवारा नहीं हुआ था
तो इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था तो कराची पोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा काम में आता था, लेकिन जब बंटवारा हो गया और कराची पाकिस्तान को मिल गया तो हमारे यहाँ गुजरात का कांडला जो है उसके वजह से ज़्यादा डेवलप हो पाया। ओके। यस तो एक और जो है इम्पोर्टेंट मैंगलोर मैंगलोर बैंगलोर के पास में कर्नाटका स्टेट में है। यहाँ से कच्चा लोहा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है और मैंगलोर पोर्ट बहुत फेमस भी है। ठीक है। तो मरमा गांव ये गोवा का पोर्ट है, मरमा गांव यस गोवा में ये पोर्ट है। और इंडिया का लगभग मैं कहूँ अगर तो 45% से ज़्यादा आयरन का एक्सपोर्ट जो है इसी मरमा गांव पोर्ट से होता है। ठीक है। यस सर तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कोच्चि पोर्ट आ गया आपका। कोच्चि कोच्चि का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। यस सर यस ठीक है। चेन्नई का पोर्ट आपने नाम सुना ही होगा चेन्नई के बारे में। यस सर विशाखापत्तनम जो है एक बहुत अच्छा पोर्ट बनाया गया है और इसको मैं समझता हूँ कि डीपेस्ट पोर्ट माना जाता है, मतलब गहराई के मामले में, मतलब ये बहुत गहरा है। यहाँ मतलब बड़े से बड़े जो है बिल्डिंग्स डूब जाए इतनी गहराई वाला पोर्ट बनाया गया है। यस ठीक है। यस और ये बहुत ही लैंड लॉक्ड है, वेल प्रोटेक्टेड है, मतलब कि इसको स्पेशली बनाया गया है इस तरीके से कि ये डीपेस्ट पोर्ट माना जाता है। कोलकाता जो है वो नदियों से जुड़ा हुआ बे ऑफ बंगाल तक जो पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है उसको कोलकाता पोर्ट भी कहते हैं और उसके पास में ही हल्दिया पोर्ट बनाया गया है। ठीक है। यस सर अब एयरवेज में अगर हम एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें और एयरपोर्ट की बात करें तो भाई पैसा ज़्यादा लगता है, खर्च ज़्यादा होता है, लेकिन ये तुरंत आपको बहुत ज़्यादा कम समय लेते हुए, जैसे पानी के जहाज़ से आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा दूरी भी तय करनी पड़ती है, बहुत टाइम भी देना पड़ता है। जैसे आज आप मुंबई से निकल रहे हो और लंदन जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका 20 दिन चला जाएगा ट्रैवलिंग में। ठीक है, समंदर के रास्ते से। लेकिन एयरपोर्ट से अगर आपने प्लेन लिया, अपना हवाई जहाज़ पे बैठे और आप 4-5-6 घंटों में बैठ के पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि एयरपोर्ट बहुत ही तेज और बहुत ही कॉस्टली भी है, मतलब पैसा भी खर्च होता है उसमें। तो एयरपोर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और हमारे यहाँ एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स स्पेशली ये जो है यूज़ किए जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में 1953 से साथ बहुत ज़्यादा नेशनलाइज हो गया है, मतलब सरकार के देख रेख में काम करता है। ठीक है। यस दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जी बनाया गया है। इसका जो है मुझे जहाँ तक याद है कि अभी तो नवी मुंबई भी एक एरिया है जहाँ एक एयरपोर्ट बना दिया गया है, नहीं तो मुंबई में अकेले यहीं थे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर बेंगलुरु में केम्पा गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। केम्पा गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु जो शहर है हमारा, इसको हम साइबर सिटी भी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में, इंटरनेट के मामले में, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत अच्छा शहर माना जाता है। फिर चेन्नई का एयरपोर्ट है, चेन्नई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर कोची में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर पुणे में पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से इंडिया के लोग दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाते हैं। यस लास्ट में हमारा एक और ट्रैवलिंग का एक और आइडिया आता है, भाई चिट्ठियाँ भी तो ट्रैवल करके जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। यस कुरियर सर्विस भी तो होता है, तो इंसान है, कुरियर भी तो होता है भाई, तो उसको भी हम एक काउंट करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। तो पोस्टल सर्विसेज ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एग्ज़ाम में भी आता है कि भाई पोस्टल सर्विसेज की जो है ज़रूरत क्या है, इंडिया में इसका नेटवर्क क्या है, कैसे ये काम करता है। तो पोस्टल सर्विसेज के बारे में मैं आपको बताऊं कि इंडिया ऐसा देश है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस का जो है काम करता है, यानी चिट्ठियों का, कुरियर का काम करता है। और फर्स्ट क्लास मेल से लेकर सेकंड क्लास मेल तक, बुक से लेकर के और छोटे मोटे जितने भी सामान है जो कम वजन के सामान होते हैं वो कुरियर सर्विसेज और पोस्टल सर्विसेज से किए जाते हैं। ठीक है। Yes, और sir. राजधानी हमारी जो दिल्ली है वहाँ से लेकर के जो बिजनेस चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनसे कनेक्ट करके जोड़ता है। तो पोस्टल सर्विसेज के साथ साथ हमें एसटीडी, पीसीओ
और ISD ये क्या होता है? STD सब्सक्राइबर ट्रंक ड्राइविंग, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये सब भी एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम माना जाता है। कोई कम्युनिकेशन करने का काम करता है, कोई सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, कोई इंटरटेनमेंट को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। तो हमारे लिए कम्युनिकेशन का भी जो है जानकारी होना ज़रूरी होता है। इनके फुल फॉर्म से याद होने ज़रूरी होते हैं। जैसे इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग ISD, ये क्या करता है? जैसे आप इंडिया से लंदन बात करोगे तो ISD कॉल्स लगेंगी। जब आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में कॉल कर रहे हैं तो STD कॉल लगती हैं। PCO पब्लिक कॉलिंग बूथ ऑफिस जिसको कहते हैं जी। PCO पब्लिक कॉलिंग ऑफिस या पब्लिक कॉलिंग बूथ्स जो होते हैं, लोकल लेवल पे कॉल्स करने के लिए आसान होते हैं। यस। और STD जब कॉल करोगे तो स्टेट टू स्टेट दूसरी जगहों पे बात कर सकते हो, देश के अंदर कहीं भी। ISD यानी कि एक देश से दूसरी जगह पे कॉल कर लिया दूसरे देशों में बात करने के लिए। इसके अलावा हमें टूरिज्म के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है कि हमारे देश में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें डायरेक्टली 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं टूरिज्म इंडस्ट्री से। यस सर। एवरी डे दुनिया भर के लोग इंडिया घूमने आते हैं, इंडिया वाले लोग दुनिया भर में घूमने जाते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, सर्विसेज, सब कुछ का जो एक्सचेंज है, जो कम्युनिकेशन है, इन सब का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो इसमें भी दिमाग आपको रखना है कि ये यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दूसरे देशों को भेजते हैं, बेचते हैं। जब हमारा देश ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, ज़्यादा दूसरे देशों को बेचेगा, तो उसमें हमारे देश को ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर हमारे देश में ज़्यादा खरीदारी होगी, इंपोर्ट होगा, दूसरे देशों से मंगाया जाएगा सामान, तो हमारे देश का बहुत सारा डॉलर में जो फॉरेन रिजर्व है वो हमें खर्च करना पड़ेगा, तो वो देश के लिए नुकसानदायक माना जाता है। इसीलिए आजकल हर देश जो है अपने यहाँ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के ऊपर फोकस करते हैं। हमारे इंडिया में एक प्लान चल रहा है मेक इन इंडिया, मतलब हमारे देश में ही फैक्ट्री लगाओ, कारखाने लगाओ, यहाँ पे बनाओ, ताकि दूसरे देशों से हमें सामान कम मंगाना पड़े। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल जो बनाया जाता है, नेचुरल गैस हो गया, जो हमारे यहाँ गोल्ड है, जो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दूसरे देशों से मंगानी पड़ती हैं। जैसे मोबाइल के कंपोनेंट्स हो गए, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के केबल्स हो गए, या आपको क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आपको CPU चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, चिप्स चाहिए, जिसको सेमीकंडक्टर चिप भी बोलते हैं। एक होता है आपका कंप्यूटर चिप, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, डेटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हमें ना फॉरेन कंट्री से मंगानी पड़ती हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि जो इसको चलाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की संख्या हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और हम लोग इस मामले में, सॉफ्टवेयर बेचने के मामले में, सर्विस बेचने के मामले में वर्ल्ड में टॉप लेवल पे आते हैं। अमेरिका जैसे देश भी हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को इस्तेमाल करते हैं, और उससे हमारे इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलता है, बहुत सारा पैसा भी आता है इंडिया में। तो ये जानकारी आपको रखना है ज़रूरी। ठीक है। और बाकी जो है दूसरा कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपको रहेगा जिसमें आपको लगे कि आप सभी लोगों के लिए मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने इंक्लूड करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का सजेशंस जो है वो हमारा जो है वेटिंग पॉइंट पे रहता है हमेशा, कि आप लोग जिसको ज़्यादा जो है कमेंट करेंगे या सजेशन देंगे, उस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।